तो नमस्कार टापरो, सभी को हार्दिक देखो शुभकामनाएं देता हूं मैं आज के इस फरवरी के खास दिवस की। और हम देखो चूंकि हर बार की तरह 1 फरवरी से लेकर लगातार आप सभी के जो 9 चैप्टर बचे हैं इस बार आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2022 में, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखो बात कर रहे हैं। आज मेरे पास जो चैप्टर नंबर आपका 13th है, जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बार सिलेबस का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखो बात कर रहे हैं। इसके बाद केवल हमारा एक चैप्टर और बचेगा जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे और आपके 9 के 9 चैप्टर बड़े शानदार तरीके से देखो पूरे करवाने वाला हूं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको तो आपको कंटेस्ट करना ही करना है। इसके अलावा क्या करना है मैंने आप सबको बार बार बता रखा, एक बार फिर से चलो बता ही देता हूं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है मेरे प्यारे साथियों, उसके पीछे जो चैप्टर की समरी दी जाती है, जो सारांश दिया जाता है, वो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो जो सीबीएच होती है, एसपी आती है, संजीव आती है, इस टाइप की जो रेफरेंस बुक्स आती है, तो उनमें चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ चैप्टर की समरीज शॉर्ट में दी होती है, उनको आपको पढ़ना है। वो भी आप लोग नहीं कर सको तो उन बुक्स के अंदर तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उनको आपको करना है। क्यों बता रहा हूँ मैं सारा, क्योंकि ये प्रश्न है ना, ये आपके लिए डेफिनेटली पर्याप्त है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे ना, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अच्छा रहे कि हम चैप्टर की समरी को भी पढ़ लें, ताकि अपना हर एक क्वेश्चन करेक्ट हो। और जो हमारा ये मिशन है, जो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 विद मिस्टर गुरुजी, ये हमारा कंप्लीट हो। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इस मंथ से मैं आपको एक घोषणा ये भी करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे प्यारे साथी इस बार फिजिक्स में बहुत शानदार नंबरों के साथ उत्तीर्ण होंगे, वो एक बार कृपया कर मुझसे संपर्क करें। आपके लिए निश्चित तौर पर एक शानदार आयोजन जो है वो मैं करने जाऊंगा और डेफिनेटली देखो बहुत शानदार आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करूंगा, तो ये काम आप जरूर करें। हम देखो स्टार्ट करते हैं हमारे इस फरवरी और प्रेम के महीने में फिजिक्स के साथ हम लोग प्रेम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना सुखद अनुभव हमें मिलता है। तो बात करते हैं, देखना पहले क्वेश्चन की, हमारे कितना शानदार सा चैप्टर है, नाभिक के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं और बहुत शानदार तरीके से देखो मैंने चैप्टर पढ़ा भी रखा है। अब बहुत ही शानदार तरीके से इसके जो क्वेश्चन है वो करने वाले, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। मैं कहता हूँ जो आसान चैप्टर्स की श्रेणी अगर अपन कैटेगराइज करें तो उसके अंदर ये चैप्टर सबसे ऊपर आ सकता है। देखना कितना आसान है। पहला क्वेश्चन परिभाषित करने के बारे में आपसे पूछा है, समस्थानिक किसे कहते हैं। सर ये भी कोई पूछने की बात है यार, सर ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, 11th में हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम लोग भूल गए, तो चलो याद दिला देते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, समस्थानिक किसे कहते हैं, स्थान समान होना चाहिए। अब स्थान कहाँ पे, देखो जब हमारे चैप्टर की हेडिंग नाभिक है तो डेफिनेट सी बात, अपन परमाणु के बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे, और परमाणुओं का स्थान अपन कहाँ पे रखते हैं, याद करो आप लोगों ने पढ़ी है आवर्त सारणी। तो उस आवर्त सारणी के अंदर अपन समस्थानिक के बारे में बताते हैं कि भाई ऐसा कोई परमाणु हो या दो तीन कोई भी परमाणु हो जिनके लिए जो आवर्त सारणी के अंदर जगह है ना वो एक ही हो जाए, यानी जिनका स्थान समान हो जाए आवर्त सारणी के अंदर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखना कितना आसानी से मैं इसको परिभाषित करता हूं। मैं कहता हूं वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भले ही भिन्न भिन्न हो किंतु उनकी जो परमाणु क्रमांक है वो समान हो, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि इनके नाभिक में स्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है वो यदि समान हो, तो ऐसे परमाणु को अपन समस्थानिक कहते हैं। दोबारा सुनना परिभाषा, मैं कह रहा हूं वास्तव में बहुत आसान चैप्टर है, इसकी एक एक बात पर गौर करना जो परिभाषा भी मैं बोल रहा हूं। समस्थानिक किसे कहते हैं, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती है परंतु इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। इसके एग्जांपल आप देना चाहो, बहुत सारे एग्जांपल है। हाइड्रोजन के 3 एग्जांपल रहे, 1H1, 1H2 और 1H3। तीनों के अंदर देखना जो 1 2 3, अगर मैं आपको देखो बोर्ड पे लिख के इसको समझाना चाहूँ तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 1H1, 1H2 और 1H3। भाई ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं अपनी अपनी। ये भी हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। अब इनके अंदर देखना यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है, द्रव्यमान संख्या 3 है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु क्रमांक, या इसको मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं जो प्रोटॉनों की संख्या है इनके नाभिक के अंदर वो क्या है, तीनों में देखो समान है। इस कारण से आवर्त सारणी में इन तीनों का स्थान कहाँ आएगा, जहां पे हाइड्रोजन का था ना 1 नंबर पे, वहां इन तीनों का स्थान एक ही जगह, इसलिए अपन इनको बोलते हैं समस्थानिक। ऐसे कार्बन की ले सकते हो आप समस्थानिक, ऐसे आप यूरेनियम के समस्थानिक ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे समस्थानिक अपने आवर्त सारणी के अंदर विद्यमान है, सोडियम के भी हैं अलग अलग। आगे चलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसको अपन एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में अपन इसको AMU बोलते हैं, किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा, सुनना इंपॉर्टेंट परिभाषा है। हो सकता है एबीसीडी वाले प्रश्न में यहाँ से प्रश्न बन जाए, या रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न बने उसके अंदर AMU के बारे में आपसे पूछ ले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सुनना, एक AMU का मान 6C12 के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। देखो दोबारा सुना मैंने क्या कहा, एक AMU का मान 6C12 के द्रव्यमान देखो 6C12 है उसका द्रव्यमान, तो मैंने देखो परिभाषा क्या बोलूं, दोबारा सुनना।
एक AMU का मान 6C12 के द्रव्यमान का 1/12वें भाग के बराबर होता है। यानी जो कार्बन 6C12 है ना, उसके द्रव्यमान के अंदर आप यदि 12 का भाग लगा देते हो तो वहां पे उसका जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। ठीक है, ये आपके एटॉमिक मास यूनिट या फिर जिसको आप हिंदी में कहते हो परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसकी एक आपके पास परिभाषा आ गई। अब देखो इस 1 AMU का जो मान होता है ना, वो भी आपको देखो ध्यान रखना है। 1 AMU जो होता है ना, वो कितने kg के अंदर होता है। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ एब्रेसिव वाले प्रश्न के अंदर AMU इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपसे हो सकता है कि 1 AMU की kg के अंदर वैल्यू पूछ ले। तो एक AMU जो है ना, एक एटॉमिक मास यूनिट, उसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसके अलावा एक AMU जो है ना, वो 1 डाल्टन के बराबर होता है। डी का मतलब क्या, डाल्टन, डायप्टर नहीं है। जो अपन ने कल चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर डी का मतलब डायप्टर था, यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डाल्टन है। तो एक AMU का मान जो वो 1 डाल्टन के बराबर होता है, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, देखना अगला हमारा जो संदेश है, ये जो संदेश के रूप में हमारा जो अगला प्रश्न है, तो संदेश से एक बात मेरे याद आती है। पुराना टाइम था कोई भाई, आजकल तो अपन क्या है, आपका वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो आप संदेश मोबाइल पे टाइप भेज देते हो। पुराने टाइम में क्या होता था भाई, संदेश जाते थे कबूतरों के मतलब चिट्ठियाँ लेकर। जब से मोबाइल फ़ोन आया तब से लोग कबूतरों को तो बेचारों को भूल ही गए हैं, बेचारे पता नहीं कहाँ रहते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूँ जब राजस्थान की जो गायिका हैं, उनका मैं नाम भूल गया, रेणुका परमार, वो जब कबूतरों पे गाने बनाती है, और आजकल तो बॉलीवुड के अंदर भी कबूतरों पे गाने बनते हैं, तो शानदार शानदार देखो गाने आ रहे हैं। उड्या उड्या रे कबूतर, है ना, इसके आगे वाली लाइन जो है वो एक विचित्र वर्ड आता है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। लेकिन हाँ, इसके अंदर मुझे एक लाइन बड़ी शानदार लगती है। इस गाने के अंदर एक लाइन आती है, आगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, उत्ता का सा गाँव बावड़ी ज्यादा ना गिड़कइये रह, उत्ता का सा गाँव बावड़ी ज्यादा ना गिड़कई, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। तो ये जो लाइन है वास्तव में मेरे को इस गाने के अंदर सबसे शानदार लगती है। हालांकि देखो मेरा कोई ये प्री डिसाइड नहीं था कि मैं आपको वीडियो के अंदर गाना सुनाऊंगा, लेकिन चूंकि जब संदेश वर्ड आ गया और संदेश वर्ड से मैसेज वर्ड आ गया, मैसेज वर्ड से चिट्ठी वर्ड आ गया, चिट्ठी से कबूतर आ गया, तो फिर मेरा भी मन किया, क्योंकि ये जो गाना है इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, तो मेरे दिमाग के अंदर वो गाना गुनगुना रहा था, तो पता नहीं कैसे वीडियो के अंदर भी मेरे आपके सामने निकल गया। हालांकि मैं इसको काट दूंगा, चिंता ना करो। आगे बढ़ते हैं, देखिए ना अगला हमारा प्रश्न है न्यूक्लियन। देखो न्यूक्लियन किसे कहते हैं, बहुत आसान सी बात है। ये आपका देखो नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी है, अभी नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन भी है। हम कहते हैं किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या का कुल योग है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। कितनी शानदार सी परिभाषा की, किसी नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग न्यूक्लियन कहलाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा, मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर बहुत आसान है, मजा आएगा। देखो आपको आगे चलते हैं। आपसे पूछा क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं। देखो वह न्यूनतम द्रव्यमान जो किसी नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। कितनी सिंपल सी बात है, पूरा चैप्टर वास्तव में बहुत आसान है। आगे बढ़ाता हूं। अगला आपसे प्रश्न पूछा सक्रियता या एक्टिवता किसे कहते हैं। तो ये सुना, ये अच्छी परिभाषा भी हो सकता है आपसे पूछ ले, या छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये आपसे पूछे सक्रियता किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि किसी समय नाभिक में स्थित जो आपके सक्रिय परमाणु की विघटन की जो दर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। सक्रियता यानी एक्टिविटी, इसको अपन इंग्लिश में एक्टिविटी बोलते हैं, तो एक्टिविटी से अपन ने ए ले लिया। तो सुनना कितनी आसान सी परिभाषा होगी। मैं कहता हूं कि किसी नाभिक में सक्रिय परमाणु के विघटन की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवता कहते हैं या सक्रियता कहते हैं। अब इसके आगे मैं माइनस जरूर लगाना चाहूंगा। माइनस का मतलब कि अभी विघटित हो रहे हैं परमाणु, तो अगर विघटित होने का मतलब क्या, संख्या में कमी आ रही है, तो कमी आ रही है तो अपन कमी को माइनस से तो दर्शाएंगे। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया सक्रियता का या एक्टिवता का, A बराबर -dN/dt। अच्छा n क्या है, n है सक्रिय परमाणु की संख्या। अब इस संख्या के अंदर परिवर्तन आता है इसलिए अपन इसका लगाते हैं d, और चूंकि अपन ने कहा समय के साथ संख्या में परिवर्तन आ रहा है इसलिए समय के साथ इसकी दर अपन ने ले ली। अब सुना परिभाषा, अब तो याद रहनी चाहिए कि सक्रिय परमाणु के विघटन की जो दर होती है उसे ही क्या कहते हैं, उस परमाणु की, उस पदार्थ की, उस तत्व की एक्टिवता या सक्रियता कहते हैं। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ाता हूं आपको, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। ये सुनना, देखो एक तो होती है रेडियो एक्टिवता, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भारी जो नाभिक होता है वो अपने आप हल्के नाभिकों के अंदर टूटने लग जाता है, जिसको अपन रेडियो एक्टिवता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृत्रिम रेडियो एक्टिवता क्या है भाई, नाम से स्पष्ट है, अपन जोरामादी करेंगे उसके साथ में। जब कोई टाबर नहीं माना ना तो भाई चट्टू घाल के बिना मतलब इशो करना पड़े कि वो जाके खुद काम करने लगे, है ना। तो ठीक ऐसा कृत्रिम रेडियो एक्टिवता के बारे में अपन बताते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता होती क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जब किसी भारी नाभिक पर त्वरित कणों की बौछार करवाई जाए और जिससे वह नाभिक हल्के नाभिकों के अंदर टूटने लग जाए, इस घटना को अपन कृत्रिम रेडियोएक्टिवता कहते हैं। क्योंकि हमने बाहर से बौछार करे, हमने कृत्रिम रूप से बौछार करवाई, ये जो घटना है इसको अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम रेडियोएक्टिवता। आगे बढ़ते हैं।
अगला है पुनरुत्पादन गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पुनरुत्पादन गुणांक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको कैसे दर्शाते हैं। अब इसकी देखना परिभाषा सुनना, मैं क्या कहता हूं। मैं कहता हूं कि नाभिकीय विघटन अभिक्रिया में किसी एक स्तर में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे पिछले स्तर में न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। पुनरुत्पादन गुणांक को अपन कैसे लिखते हैं, अब इसकी देखो परिभाषा को मैं यहां पे लिख रहा हूं। किसी एक स्तर में भाई न्यूट्रॉनों की संख्या बटा उससे पिछले स्तर में, देखो ये थोड़ा लाइन कट हो गई क्योंकि मेरे को यूं लग रहा है कि ये थोड़ी टेढ़ी जा रही थी तो मैंने सीधा करने चक्कर में खींची, लेकिन इसके ऊपर से कट गई। तो उससे पिछले स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या, देखो ये परिभाषा बन गई। दोबारा सुनना इस बात को, क्या है, किसे कहेंगे, मान लो कि कोई नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया चल रही है, तो श्रृंखला चल रही है, अपन ने बीच में से कोई एक श्रृंखला ऐसे ली, उसमें अपन ने देखा यार इस अभिक्रिया के अंदर, इस स्टेप के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, अपन ने काउंट कर लिया, हाँ इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है। फिर देखते हैं इससे जस्ट पिछले वाली जो स्टेप थी उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन थे, हमने देखा यार 5 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अपन ने देखा अगली जो आपके स्तर है, जो अगला स्तर है, उससे पिछले स्तर में जो न्यूट्रॉन की संख्या है, उन दोनों का अपन ने ले लिया अनुपात, तो इसी को अपन ने क्या कह दिया, पुनरुत्पादन गुणांक के कह दिया। तो दोबारा सुनना पुनरुत्पादन गुणांक की परिभाषा को, कि किसी एक स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या तथा उससे पिछले स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या के अनुपात को पुनरुत्पादन गुणांक कहते हैं। अब जो खास बातें ध्यान रखनी वो सुनना, अगर इस k का मान 1 से छोटा आएगा, अगर इस k का मान पुनरुत्पादन गुणांक का मान यदि 1 से छोटा आता है तो नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया ना वो संपन्न ही नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। और सुनना दूसरी बात, अगर इस k का मान 1 के बराबर है तो नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होगी और हमारे नियंत्रण में होगी। इस ऐसी जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उनको अपन बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसके अपन आगे बात करेंगे, पूरा अपन डिटेल से इसके अंदर बात करनी है। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है। वो अभिक्रिया जिनके लिए पुनरुत्पादन गुणांक का मान 1 से बड़ा है, यानी k का मान देखो 1 से बड़ा है, तो यहां पे नाभिकीय अभिक्रिया तो संपन्न होगी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इनका वेग इतना तीव्र होगा कि ये हमारे नियंत्रण से बाहर होगी, इसलिए इनको अपन बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। डिटेल से अपन इनकी बात करेंगे। तो पुनरुत्पादन गुणांक भाई महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न पे अपन चलते हैं, नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 गुण लिखें। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नाभिकीय बल किसे कहेंगे, देखो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन पर तो आवेश होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर तो चलो कोई आवेश नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आवेश सब न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश है, सॉरी प्रोटॉन के ऊपर सब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश है, तो सबके बीच में प्रबल प्रतिकर्षण बल भी लगता हुआ, फिर भी देखो वो नाभिक को तोड़कर बाहर नहीं निकल रहे। अगर ये बाहर निकल जाते तो भी परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो उनको बांध के रख रही है, और ये जो बांध के रखने वाली शक्ति है ना मेरे प्यारे साथियों, इसी को हम लोग नाम देते हैं नाभिकीय बल। परिभाषा सुनना जो अपन को परीक्षा में लिखनी होती है, कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियनों को आपस में बांधने के लिए एक बल कार्यरत होता है जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होगी। आपसे पूछे इसके कोई 2 गुण लिखने, तो देखो आपको 4 गुण बता देता हूं, उनमें से जो भी आपको अच्छे लगे वो 2 गुण आप लिख के आ जाना। पहला जो गुण है वो ये होगा कि नाभिकीय बल केवल आकर्षण की प्रकृति का होता है, इसमें कोई प्रतिकर्षण वाला छलावा है नहीं, केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है। तीसरा, इस बल की परास, यानी जितनी दूरी में लगता है उसको अपन बोलते हैं उसकी रेंज या परास, इस बल की परास सबसे कम होती है। और कितनी कम होती है, देखो ये भी ध्यान रखना, जो आपके नाभिक का आकार होता है ना 10⁻⁻15 मीटर, इस बल की परास इतनी ही होती है, ठीक है। और ये जो बल है ना, ये सदैव क्या होता है, आकर्षण का होता है। ये सामान्य सी जो बातें हैं अपन ने इस नाभिकीय बल के बारे में करी है, ठीक है। ये आपको नाभिकीय बल के बारे में बातें ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं, परमाणु भट्टी में कैडमियम की छड़ और भारी जल क्यों काम में लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई। जो परमाणु भट्टी जिसको अपन देखो सेकंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन उसमें तो उसको डिटेल से आपको पूरा चित्र बना के समझाऊंगा, एक बार मोटा मोटी प्रश्न आ गए इसलिए बात करते हैं। कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है, इस कारण परमाणु भट्टी में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा भारी जल का उपयोग क्यों करते हैं, तो भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं ताकि न्यूट्रॉनों के वेग को हम कम कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना, चौथा प्रश्न है, रदरफोर्ड व सोडी का नियम या रेडियो एक्टिवता विघटन का नियम, या इसी को हम बोलते हैं छायांक नियम, लिखिए ये क्या होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आप लोग मान सकते हो, ठीक है। हालांकि एक प्रश्न और जिससे भी ज्यादा मोस्ट है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मानोगे। किसे कहेंगे छायांक नियम या रदरफोर्ड सोडी का नियम या रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। सुनो, रदरफोर्ड और सोडी नाम के 2 वैज्ञानिक है, इन्होंने ये नियम दिया। इन्होंने कहा कि भाई रेडियो एक्टिव विघटन की दर तो अनिश्चित होती है, लेकिन एक निश्चित समय में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि रेडियो एक्टिव विघटन की दर
उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। दूसरी बात को तो अपन गणित रूप में भी लिख सकते हैं। क्या कहा कि रेडियो एक्टिव विघटन की जो दर है यानी dN/dt जो है वो उस समय सक्रिय परमाणु की संख्या या उस समय स्थित जो सक्रिय परमाणु ना, मान लो n है अगर उस समय सक्रिय परमाणु, तो इसकी संख्या क्या है, समानुपाती होती है। ये बात आपको देखो लिखनी होती है। मैं कह रहा हूँ जोर से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग तो साथ साथ वीडियो को थोड़ा स्लो करके, थोड़ा पीछे ले जाके रिवाइंड करके फिर आप नोट्स बना लें। ऐसी कैसी देखो भाषा आपको एग्जाम में लिखनी है। मैं कोई किताबी भाषा आपको नहीं बता रहा, जो भाषा हम साधारण बोलचाल की भाषा में काम लेते हैं ना, केवल वही भाषा आपको बता रहा हूँ। अपने शब्दों में लिख के आना, शानदार आपको अंक मिलेंगे, लेकिन सही लिख के आना ना। अपने शब्दों के चक्कर में अपन अर्थ का अनर्थ न करते, इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिक के बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा का परमाणु भार के साथ वक्र खींच के इसकी विशेषता बताओ। भाई ये जो प्रश्न है ऐसा कैसा तो छपके नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर हालांकि दो प्रश्न मैंने पूछे, दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक में इसलिए डाला क्योंकि मिलते जुलते हैं। तो एक प्रश्न के अंदर मैं आपको सारी बात बता दूं, इसका मतलब इस पेपर का मतलब ये कतई नहीं है कि जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे उसकी लैंग्वेज सेम ऐसी आएगी ना, कोई जरूरी नहीं। ये केवल मैंने आपको ओवरव्यू दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। आगे बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, नाभिक के बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा देखो समझाता हूँ। जब आप द्रव्यमान क्षति की बात करते हो तो क्या होता है, देखो जब परमाणु होता है ना, उस परमाणु का एक तो अपन देखते हैं सैद्धांतिक द्रव्यमान। सैद्धांतिक द्रव्यमान कैसे देखते हैं? बहुत सिंपल सी बात है भाई, अपन ने मान लिया कि ये जैसे आपने नाभिक बनाया था, तो इस नाभिक के अंदर मान लिया अपने पास कि आपके Z प्रोटॉन है। कितने टोटल प्रोटॉन की संख्या कितने Z है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मैंने मान लिया मास ऑफ प्रोटॉन mp के बराबर है। टोटल न्यूट्रॉन मैंने मान लिया इसके अंदर टोटल कैपिटल N न्यूट्रॉन थे। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मैंने मान लिया मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर यानी Mn। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn मैंने मान लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इनकी जो टोटल संख्या होगी इसी के बराबर तो होगा ना इस नाभिक का कुल द्रव्यमान। भाई नाभिक का द्रव्यमान से क्या आशय है? इस नाभिक के अंदर टोटल कितने लोग हैं उन सबको काउंट करना है। तो मैंने कह दिया भाई इस नाभिक के अंदर Z तो प्रोटॉन है और N आपके न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन यानी mp के बराबर है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn के बराबर है। तो जब मैं टोटल प्रोटॉनों की संख्या को एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दूंगा तो देखो सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ गया। एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को सभी न्यूट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दूंगा तो सभी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। इन सबको जब साथ में जोड़ दूंगा तो इसमें जितने भी आपके ये एलिमेंट्स बचे हो ना, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, उन सब का द्रव्यमान मेरे पास आ गया। इसको तो अपन बोलते हैं सैद्धांतिक द्रव्यमान, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि इसका वास्तविक द्रव्यमान। इसका वास्तविक द्रव्यमान इतने होना चाहिए था भाई, सही बात है। लेकिन जब मेरे प्यारे साथियों इस नाभिक को अपन ताकड़े में लेके तोलते हैं, जब इस नाभिक को अपन तोलेंगे ना तो तोलते टाइम क्या होता है, इसका द्रव्यमान कुछ अपन को और अलग ही प्राप्त होता है। मान लेता हूं कि जब अपन ने तोला तो उस समय इसका द्रव्यमान मुझे कैपिटल M प्राप्त हुआ। मैंने क्या माना, जब मैंने इसको तोला ना ताकड़े में लेके तब इसका द्रव्यमान मुझे कैपिटल M प्राप्त हुआ। अब देखो ये जो ऊपर वाला है ये तो है इसका सैद्धांतिक द्रव्यमान, ये है इसका वास्तविक द्रव्यमान। मैं क्या देखता हूं भाई, दोनों के अंदर अंतर मुझे दिखाई देता है। मैं जब तोलता हूं ना तो ये मुझे कुछ थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो ये जो अंतर है ना, इस अंतर को मैं लिख रहा हूं डेल M। डेल का मतलब आपको पता है कमी या वृद्धि जो भी होती है, जो भी परिवर्तन आता है उसको अपन डेल से लिखते हैं। M द्रव्यमान, यानी जो हमारे द्रव्यमान में परिवर्तन है वो देखो कितना होगा, किसके बराबर होगा, अब ये सब परिभाषा बताऊंगा, एक बार सुनना। ये आपका वास्तविक द्रव्यमान, तो वास्तविक द्रव्यमान को मैं यहां पे लिख रहा हूं ZMP प्लस NMN। इसमें से जो हमारा मापित द्रव्यमान है, जो हमने तोला है ना, मापित द्रव्यमान इसको बोल रहा हूं, तो वो हमारा ही आ गया। तो ये देखना मेरे पास द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला आ गया। अब सुनना द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, कितना आसान हो गया, मैंने सब कुछ समझा दिया, परिभाषा 1 मिनट में समझना चाहिए। देखो द्रव्यमान क्षति किसे कहेंगे, किसी नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान तथा उसके मापित द्रव्यमान के अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कितनी आसान सी बात थी, मैं कह रहा हूं वास्तव में बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद देखो आपसे पूछा कहां के क्वेश्चन, ये रहा नाभिक के बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं अब समझा दिया, नाभिक के बंधन ऊर्जा किसे कहेंगे, बहुत सिंपल सी बात है भाई। जब नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको बांधने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य होती है। क्या कहा, नाभिक निर्माण के समय आवश्यक बंधन ऊर्जा, यूं कह सकता हूं नाभिक निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य होती है। और आप सभी जानते हो, देखो आइंस्टीन का फॉर्मूला डेल E बराबर डेल mc², ये तो देखो सभी जानते हैं। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसके अंदर खाली और खाली मान रख रहा हूं डेल m का। और अभी अपन जो परिभाषा ना जिसकी कामना अपन कर रहे हैं द्रव्यमान क्षति की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन बात करें जो बंधन ऊर्जा उसकी परिभाषा देखो अपन निकाल के लेके आते हैं। मैं डेल m का मान यहाँ से रख रहा हूँ, देखना डेल E बराबर डेल m का मान ये रहा ZMP प्लस NMN और आपका माइनस M। ये तो आपकी है क्या, द्रव्यमान क्षति, और साथ में c² गुणा में, ये लो मैंने c² गुणा में कर दिया। अब देखो आपके पास परिभाषा आ गई, दोबारा बोल रहा हूँ परिभाषा को, नाभिक निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के तुल्य होती है, जिससे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं।
कितनी आसान सी बात आ गई। ये आपकी नाभिक की बंधन ऊर्जा ई, ये किसके बराबर आ रही है? देखो ये द्रव्यमान क्षति है, लगभग इसके तुल्य आ रही है, लगभग क्या पूरी सी की तुल्य है। साथ में आपने प्रकाश के वेग सी के स्क्वायर से आपने गुणा किया, तो जो आपकी डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन वाले समीकरण है उसके अंदर आपने खाली और खाली इसका मान रखा है डेल एम का। ठीक है, सिंपल सी बात थी। दोबारा सुनना, जो आपके द्रव्यमान 36 की परिभाषा बोल रहा हूँ कि किसी नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान तथा उसके मापित द्रव्यमान के अंतर को तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और किसी नाभिक निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के तुल्य होती है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब आपसे अगला इसके अंदर पूछा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? वो और ही आसान है। मैं कहता हूं कि ये देखो, ये आपकी बंधन ऊर्जा ना, इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी बी से भी लिख सकता हूँ, ये जो है ना डेली, इसको मैं बी से लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ ना कुल बंधन ऊर्जा की, तो उसको मैं बी से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि किसी तत्व के लिए या किसी परमाणु के लिए, किसी नाभिक के लिए कुल बंधन ऊर्जा तथा उसके द्रव्यमान संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा परिभाषा सुनना कितनी आसान है कि किसी नाभिक के लिए कुल बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को उस नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसको अपन बी बार से लिखते हैं। ये पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, ये होगी बी बार से। अब देखो इसी प्रश्न में आपसे एक बात और पूछी गई है, वो ये कहता है कि भाई ये जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है इसमें और ये जो आपकी द्रव्यमान संख्या है इसमें एक वक्र बना के एक संबंध को दर्शा दो। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्र के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। कैसे? देखो अपन अभी बात करते हैं, जब मैं वक्र बना लूंगा उसके बाद मैं आपको पूरा इसको समझाता हूँ। तो इसके लिए अपन को इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को। हो सकता है देखो मैं थोड़ा सा धीरे स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन ये प्यारे साथियों चैप्टर बहुत वास्तव में बहुत आसान है। और देखो भाई, अगर मज़ा आ रहा है तो चैप्टर को आएगा, इस वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा उसके इसको शेयर वेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, मतलब जितने लोग देखते उतने भी लाइक नहीं आते। ठीक है, तो कम से कम देखो 500-600 लाइक का टारगेट जो है वो तो कम से कम आपको देता हूँ। इतने देखो आपको लाइक करने भाई, है ना, इसके बिना मज़ा नहीं आता। अभी एक सेकंड लास्ट चैप्टर अपना चल रहा है, अभी अपना कोर्स भी पूरा होने वाला है एक तरह से मान लो, तो होना चाहिए भी आपके मन में खुद से ये होना चाहिए कि अपन खुद से करें। ये देखो बहुत आसान सी बात करते हैं। ये आपके दो अक्ष हैं, एक तरफ तो मैं ले रहा हूँ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे द्रव्यमान संख्या को, ठीक है। अभी अपन ने बात करी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध होता है? बी बार बराबर B/A था, अपन ने पढ़ा था। अब देखो ग्राफ के माध्यम से संबंध को समझते हैं। ग्राफ अपन को कैसा मिलता है? मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार का अपन को ग्राफ मिलता है, ऐसे करके इस टाइप का ग्राफ अपन को मिला। एक बार देखना, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो इसका पीक पॉइंट है, उसको देखो नीचे की तरफ मिलाता हूँ। ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, ऐसे बीच में बहुत सारे हैं, तो बीच में अपन पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो अपन को एक जगह चाहिए ना, मैंने वहाँ पे बात कर ली। इस ए को मैं इधर लिख देता हूँ, ये अपना द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे इसको देखो नीचे मिलाता हूँ यहाँ पे। अब देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 0 से यहाँ तक पहुँचे, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ऐसे 16 भी होगा, 20 भी होगा, ऐसे आगे चलते जाएंगे। लेकिन एक जगह जो मुझे हाईएस्ट पॉइंट इसका मिल रहा है, हाईएस्ट पीक पॉइंट इसका जो मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है 56 के ऊपर। यहाँ पे एक पीक पॉइंट मिला, एक यहाँ पे पीक पॉइंट है, एक यहाँ पे पीक पॉइंट, ऐसे मेरे को पीक पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ वाला पीक पॉइंट है, यहाँ वाला सबसे ऊपर वाला, वो मुझे मिला है Fe56 के लिए। देखो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है ना, ये हर परमाणु के लिए अलग अलग होती है। तो हम देखो Fe की बात करें, Fe का जो नाभिक है या Fe का जो परमाणु, उसके लिए बात करें, सबसे ज्यादा देखो अपन को किसके लिए मिल रही है? Fe के लिए मिल रही है, Fe56 के लिए मिल रही है। अभी अपन बात करेंगे इसका मतलब क्या, पूरा समझेंगे। फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखो Fe तो आता है 56 पे, अगर मैं 50 से और आपके लगभग यहाँ पे 100 तक के बीच की बात करूँगा, तो यहाँ की एक अलग बात करूँ। अभी देखो इस पूरे ग्राफ को समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ से आपके प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बने? आपको ये पूछा ना कि भाई जो आपके प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, सॉरी वेक्टर लग गया मेरा, चुंबकीय क्षेत्र याद रहेगा, P बार बराबर जो आपका B/A था। तो आपको संबंध पूछा है भाई प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और इस द्रव्यमान संख्या के अंदर क्या संबंध है, ग्राफ के द्वारा आपको बताना। अब देखो ग्राफ को थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या 4 के गुणज के रूप में होते हैं, वो अपने पास स्थित, देखना मैं अगर बात करता हूँ इस 4 वाले की, यहाँ पे मान लो कि कोई परमाणु है, इसके जस्ट पहले जो परमाणु होगा जिसकी द्रव्यमान संख्या इधर होगी, और उसके जस्ट बाद जो परमाणु होगा, देखो उनके लिए ग्राफ नीचे आ रहा है। सबसे टॉप पर तो यहाँ पे जो परमाणु उसके लिए, और इसके आसपास वाले परमाणु जो, वो तो देखो दोनों साइड नीचे चले गए। इससे पिछले वाला परमाणु भी नीचे है और इससे बाद वाला परमाणु भी नीचे है। ऐसे देखो यहाँ पे जो है वो सबसे टॉप पर है, इसके पास वाले दोनों क्या है? नीचे है। अब सुनना मेरी बात, नीचे होने का मतलब कि जिनके लिए B बार का मान कम है। तो मैं कहता हूं कि चित्र से या ग्राफ से स्पष्ट है कि वे परमाणु जिनके लिए द्रव्यमान संख्या 4 के गुणज के रूप में होती है, वे अपने आसपास स्थित अन्य परमाणुओं की तुलना में कम स्थायी होते हैं।
एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, चलो है ना, इससे पहले एक बात ये और ध्यान रखना, बी बार का मान जो है ना, ये बी बार, इसका मान किसी तत्व के लिए जितना ज्यादा होगा ना, वो तत्व उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। यानी बी बार का मान जितना ज्यादा, वो तत्व उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो सबसे टॉप पर है वो सबसे ज्यादा स्थायी है अपने आसपास वालों की तुलना में, ठीक है। जो पहला मैंने पॉइंट बताया अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगली बात करते हैं, फिर मैं कहता हूं कि इस पूरे ग्राफ के अंदर आपने क्या देखा, सबसे ऊपर कौन है, सबसे टॉप के ऊपर विराजमान है अपना Fe। तो हम कहते हैं कि प्रकृति के अंदर Fe56 नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है। और चूंकि सर्वाधिक स्थायी है, इसीलिए या यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पिघली व्यवस्था के अंदर कौन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगली बात करते हैं, अगली बात देखना, मैं क्या कहता हूं कि देखो सारे के सारे जो ग्राफ आपको इस जो पॉजिटिव अपने एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ मिले, देखो पूरा का पूरा ग्राफ जो पॉजिटिव ग्राफ अपन को मिला, इसका मतलब बी बार का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी बी बार का मान नेगेटिव प्राप्त नहीं होता। लास्ट बात और सुनना, वो क्या कहती है, जो मैंने देखो यहाँ पे रेखा बनाई, मैं कहता हूँ द्रव्यमान संख्या 50 से 100 तक के जो नाभिक है ना, वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। द्रव्यमान संख्या या यूं कहता हूं, जिन परमाणु के लिए द्रव्यमान संख्या का मान 50 से 100 के बीच में होता है, वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। अब जिनके लिए द्रव्यमान संख्या 50 से कम है या 100 से ज्यादा है, वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो नाभिक के संलयन करते हैं या नाभिक के विखंडन करते हैं, ठीक है। ये चार बातें अपन को इस ग्राफ के बारे में बताऊं चाहिए, महत्वपूर्ण ग्राफ है भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना, अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं, और सॉरी कहाँ गया, और इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। वे किसे कहेंगे अर्ध आयुकाल? बहुत आसान सी परिभाषा है, मैं कहता हूं कि वह समय जितने समय में किसी तत्व के अंदर सक्रिय परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक संख्या का आधा रह जाए। समझ रहे बात? मैं कहता हूं मान लो कि कोई परमाणु था जिसके अंदर पहले, मान लो या कोई ऐसा तत्व था जिसके अंदर पहले जो परमाणु की संख्या थी, सक्रिय परमाणु की संख्या वो 100 थी। अब वो 50 होने में कितना टाइम लेती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसका अर्ध आयुकाल। मान लो 100 थी पहले, तो 100 से 50 आने में उसने कितना समय लिया, उसे अपन क्या कहेंगे, उसका अर्ध आयुकाल। तो दोबारा सुनना, किसी तत्व के में सक्रिय परमाणु की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या का आधा होने में जितना समय लगाती है, उसे उस तत्व का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अब अर्ध आयुकाल के सूत्र को व्यंजक जो उसको व्युत्पत्ति करना, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्या है देखो, चूंकि हम जानते हैं, हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, चूंकि हम जानते हैं n बराबर होता है n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अर्ध आयुकाल की परिभाषा अपन ने क्या दी कि वह समय, देखो अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है, जो ये आपका समय था ना t, इस t को अपन क्या किस चीज से रिप्लेस कर देंगे, t 1/2 से। देखो t है समय, बट्टा में 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या, आधा। अर्ध आयुकाल की बात करें इसलिए आधा आयुकाल। सुनना, इसकी परिभाषा मैंने क्या कही, वह समय जितने समय में सक्रिय परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक मान की, प्रारंभिक मान लो अगर n नोट है तो उसकी कितनी होगी, आधी रहेगी। तो अपन n की जगह क्या लिख सकते हैं, n नोट बाई 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। या आप मान लो n/2 लिख दो तो भी चलेगा, प्रारंभिक मान अगर आप कैपिटल N मानते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं आएगी। और n नोट लिखो तो भी कोई समस्या है नहीं। अब देखो ये दोनों बातें अपन ने कर ली, क्यों ना ये दोनों बातें यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर अपन रख दें। देखो रख के देखते हैं, मैं यहाँ पे n की जगह तो लिखता हूँ, देखो n नोट बाई 2 बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा, और इस t की जगह क्या लिखूंगा, t 1.5। कितना आसान हो गया। अब देखो n नोट से तो n नोट कट गया, इधर तो क्या बचा 1/2, और इधर क्या बचेगा आपके e की पावर माइनस लैम्डा t 1/2। अब देखो अगर मैं इस e की पावर माइनस लैम्डा 1/2 को बट्टा में लिया हूं तो देखो प्लस की बन जाएगी ना। तो देखो इसको 1 बट्टा e की पावर प्लस की लैम्डा t 1/2 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये भी देखो बट्टा में है और ये वाला भी बट्टा में आ जाएगा। तो जब मैं दोनों को पलटूंगा तो बट्टा वाला जोड़ खत्म हो जाएगा, दोनों ऊपर चले जाएंगे। मैं इसको देखो सीधा पलट के लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 2 = e की पावर लैम्डा t 1/2 प्लस की होगी देखो पावर, यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया, यहाँ पे भी मैंने इसको पलट दिया, ये होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी आपको ये पता होनी चाहिए बात, और मैं बता रहा हूँ, नहीं पता तो समझ लो। जब भी अपन ई को हटाते ना, तो ई को हटाते तो दोनों साइड अपन को लोग लेना पड़ता है, यानी दूसरी साइड में लोग ले लूंगा, यहाँ से ई हट जाएगा। देखना कैसे, मैं इसको लिखूंगा log 2, यानी ये जो 2 ना, इसके आगे क्या आ गया, लोग आ गया। जैसे अपन लोग ले लेते हैं ना तो यहाँ वाला ई हट जाता है और जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, तो बराबर में लैम्डा t 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो अपन को तो मान किसका चाहिए, अर्ध आयुकाल का मान चाहिए ना, तो इस t 1/2 को तो यहीं रख लो और लैम्डा क्या कर दो, इस log 2 के नीचे भेज दो। तो देखो अपन इसको नीचे भेजते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ t 1.5 = देखना क्या होगा, log 2 इधर है, और देखो जो log है ना, जब अपन इसके बेस में कुछ नहीं लिखते तो आपको इसके बेस में e मानना होता है ना, तो log e2 बट्टा में क्या आ जाएगा आपका लैम्डा। अब देखो log 2 का जो मान होता है वो आपको सबको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, 1/2 = 0.693, ये होता है देखो log e2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या है, लैम्डा। ये लो मेरे प्यारे साथियों, आपको उत्तर आ गया। ये है अर्ध आयुकाल। यहाँ पे लैम्डा क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो लैम्डा है यहाँ पे 6 अंक,
देखो जो लैम्डा है ना वो यहाँ पे क्या है 6 अंक, यानी 6 के लिए जो अंक अपन जो नियतांक अपन काम लेते हैं उसको अपन बोलते हैं 6 अंक। विघटन के दर के अंदर अपन इसको याद करते हैं। तो इस तरह से देखो आपको इसको डिराइव करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ना पूरा चैप्टर वास्तव में बहुत आसान है, वास्तव में मजा आने वाला चैप्टर है। आगे चलते हैं अपन, तो अपन कहते हैं भाई कहाँ गया चैप्टर, ये रहा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से किस प्रकार बना। मैंने आपको हालांकि ये प्रश्न देखो पहले बता दिया, सिंपल सी बात दोबारा बता रहा हूँ। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहेंगे, वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनके लिए पुनरुत्पादन गुणांक का मान 1 के बराबर हो, इन्हें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये एक नियत वेग से नियंत्रित अवस्था में चलती रहती है। उदाहरण दें तो नाभिकीय भट्टी इसका उदाहरण है। ठीक है, हो गया। आपसे पूछा दूसरा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो वे श्रृंखला अभिक्रियाएं या वे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं जिनके लिए k का मान 1 से बड़ा होता है, ये अत्यंत तीव्र वेग से चलती रहती है और इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, इन्हें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण परमाणु बम, ये इसका क्या है उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा ताप नाभिकीय अभिक्रिया से क्या आवश्यक है, क्या इसे पृथ्वी पर संपन्न करवाना संभव है, इसका कारण भी दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अभी, किसे कहेंगे ताप नाभिकीय अभिक्रिया। देखो कुछ भी अलग नहीं, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वास्तव में हुई, तो अपन इसको ऐसे बोलेंगे, ताप नाभिकीय अभिक्रिया से आश्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया या इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए दो नाभिकों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए इनको अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इन्हें संपन्न करवाने के लिए आवश्यक ताप 10⁶ केल्विन से 10⁷ केल्विन की कोटि का आवश्यक होता है, जो कि पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, ये केवल तारों पर ही संभव है। इस कारण जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या ताप नाभिकीय अभिक्रिया है, इनको पृथ्वी पर संपन्न करना संभव नहीं है, केवल तारों या जो आपके सूर्य है उसी पर संभव है। ठीक है, सामान्य सी बात थी, आपको ऐसे कैसे लिखना था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है परमाणु भट्टी व परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं। परमाणु भट्टी का सचित्र वर्णन आपको करना है। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा, तो इसके अंदर एक बात जो आपसे पूछी अभी, परमाणु भट्टी और परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करेंगे, तो अभी भी मैंने आपको बता दिया, परमाणु भट्टी तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है, और जो परमाणु बम है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आपसे पूछा भी परमाणु भट्टी का सचित्र वर्णन। देखो परमाणु भट्टी बनाना कितना आसान है, मैं आपके लिए देखो यहाँ पे परमाणु भट्टी बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करना, एक यहाँ पे वर्ग बना लेना, आपकी कॉपी के अंदर ना एक वर्ग बनाना। इस वर्ग के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे 4 डंडियाँ खींच देना, जिनको कि अपन नियंत्रक छड़ें बोलेंगे। ठीक है, इसके बाहर आपको फिर से एक आवरण बनाना है। ये देखो यहाँ पे इस आवरण में देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो गैप छोड़ देना, यहाँ पे ना हल्का सा गैप छोड़ देना, उसके बाद नीचे बना देना ऐसे, ठीक उसकी सीध में यहाँ पे हल्का सा गैप छोड़ देना, उसके बाद इसको बना देना। ये देखो गैप अपन ने क्यों छोड़ा, अभी अपन उसकी बात करेंगे, लगभग उसके सामने से छोड़ देते हैं अपन, ये लो थोड़ा सिमेट्रिक लगे, बाकी कोई इसका वो चित्र नहीं है। ये जो है ना आपको यहाँ पे दिख रही है, ये 4 है छड़ें, और याद होगा आपको मैंने शायद दूसरे या तीसरे प्रश्न पूछा था कैडमियम की छड़ें अपन क्यों काम में लेते हैं, तो वो यही क्या है कैडमियम की छड़ें। मैं इसको लिख दूंगा, कैडमियम को अपन CD से लिखते हैं, तो कैडमियम की नियंत्रक छड़ें, मैं इसके साथ में ये नियंत्रक शब्द और जोड़ रहा हूँ, क्यों कारण भी इसकी बात करेंगे। ये कैडमियम की नियंत्रक छड़ें हैं। इसके अलावा देखो बात करते हैं, ये जगह अपन ने क्यों छोड़ी, यहाँ से अपन देखो पानी डालेंगे, ठंडा पानी यहाँ से डालेंगे, तो मैं यहाँ से H2O, या आप चाहो तो यहाँ पे देखो CO2 को भी डाल सकते हो, जो ठोस CO2 ना ये कूलेंट के रूप में होती है, यहाँ से वो वापस बाहर निकल जाएगा। जो H2O ना भाई, इसके अंदर क्या होता है, बहुत भयंकर हीट जनरेट होती है, बहुत भयंकर उष्मा उत्सर्जित होती है। तो भाई अगर इतनी भयंकर उष्मा होगी तो जल सकता है कोई ना कोई, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं, तो पानी देखो यहाँ से अंदर से गुजरता हुआ यहाँ से गुजरता है, ये पूरा यहाँ से गुजरता है और गुजरता हुआ यहाँ पे पहुँचता हुआ, यहाँ पे पहुँचता हुआ और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि अंदर कूलिंग होती रहती है, जैसे गाड़ियों की रेडिएटर के अंदर ये सेम प्रोसेस उसके अंदर होती है, कोई दिक्कत वाली अलग से कोई बात नहीं होती। अब देखना यहाँ पे बीच में अपन क्या करते हैं, बीच में अपन वो पदार्थ डालते हैं जिसका अपन को विखंडन करवाना है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन यूरेनियम को डाल देंगे तो यूरेनियम का विखंडन होगा, भी अपन तो विखंडक पदार्थ के रूप में यूरेनियम को काम मिलते हैं, प्लूटोनियम को भी काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके अंदर अपन देखो बात करते हैं कुछ, और यहाँ पे अपन साथ में इसमें भारी जल वो डालते हैं। मैंने आपसे पूछा था ना ग्रेफाइट या फिर भारी जल का उपयोग यहाँ पे क्यों करते हैं, तो वो यहाँ पे मंदक के रूप में करते हैं, अभी अपन बात करेंगे। देखो परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पे काम करती है, नाभिकीय जो आपकी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उस सिद्धांत पे काम करती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अपन जो विखंडनीय पदार्थ होता है, जो भी हमारा ईंधन होता है, उसको अपन एल्यूमिनियम के पात्रों में सील करके इस भारी जल अंदर भारी जल भरा उसके अंदर अपन रख देते हैं। भारी जल का काम क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन इधर से इधर गति करेंगे तो उनके वेग को हल्का सा कम करना होता है। जो मंदक होते हैं ना, मंदक के नाम से स्पष्ट है, वो भी मंद कर देंगे, किसको, न्यूट्रॉन के वेग को मंद कर देंगे। उसके बाद
जैसे न्यूट्रॉन इन नाभिक, ये जो आपकी यूरेनियम इनके ऊपर गिरेगा तो यहाँ पे नाभिक विखंडन होगा, नाभिक विखंडन से ऊर्जा मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। अब अपन ने बात करी कि भाई इसके लिए जो के का मान होता है वो 1 होता है, इसका मतलब अपन इन नाभिक के जो विखंडन गिरे इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रण करेंगे किससे? तो अपन नियंत्रण करेंगे नियंत्रक छड़ों के माध्यम से। तो अपन क्या करते हैं भाई, ये जो आपके कैडमियम की छड़ है उनको ऊपर नीचे करके जो न्यूट्रॉन की संख्या है ना उसको अपन नियंत्रण में ले लेते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या नियंत्रण में आ जाती है तो फिर अभिक्रिया अपने आप क्या आ जाती है, नियंत्रण के अंदर आ जाती है। इस प्रकार से आपकी जो परमाणु भट्टी काम करती है। ये भी ध्यान रखना कि इसके चारों तरफ जो है वो एक परिरक्षक दीवार बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ना 6 से 7 फीट मोटी परिरक्षक दीवार है। ये जो दीवार है ना, इस दीवार को अपन बोलते हैं परिरक्षक, शील्ड है इसके चारों ओर। अब ये क्यों बनाते हैं भी आपको पता है भी नाभिकीय विकिरण इससे विकिरणों की जो है बहुत भयंकर मात्रा में विकिरण इससे उत्सर्जित होती है, और ये विकिरण जो है वो हमारे शरीर के लिए, किसी भी सजीव के या जीवित शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इस हानि से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ 6 से 7 फीट मोटी जो है परिरक्षक दीवार बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो आपका अंतिम प्रश्न है वो कहता है समीकरण R = R0 a की पावर 1/3, यानी देखो ये R = R0 a की पावर 1/3 का उपयोग करते हुए या इसके आधार पर दर्शाए कि नाभिक का घनत्व लगभग अचर रहता है। अचर रहने का मतलब कि मैं इसको दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि जो नाभिक है उसका घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ अपन को सिद्ध करवा रहा है। देखो बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर मैं आपसे बात करूँ तो देखो, जब ये नाभिक के घनत्व की बात करता है तो घनत्व का फॉर्मूला आप सभी ने देखो 9th में पढ़ रखा है, 11th में पढ़ रखा है। क्या होता है घनत्व? घनत्व सिंपल सी बात है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। और नहीं तो आपने एसएसटी के अंदर तो जरूर पढ़ा होगा, जनसंख्या घनत्व है ना, ये इस टाइप की बात है। देखो घनत्व का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को देखो मैं डी से लिखता हूँ, सभी डी से लिखते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो द्रव्यमान कितना है किसी नाभिक का कैसे पता चलेगा? मान लो फिर से मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, ये कोई नाभिक है जिसके अंदर मान लो कि यहाँ पे प्रोटॉन भी है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। मान लिया प्रोटॉन कितने हैं मुझे नहीं पता, एक बार मान लेता हूँ मैं इनकी, चलो संयुक्त संख्या की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संयुक्त संख्या को अपन क्या बोलते हैं भाई? ए बोलते हैं ना द्रव्यमान संख्या। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियनों की जो संख्या है उसको अपन ए से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या जिसको अपन बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है आप सभी जानते हो भी। प्रोटॉन का द्रव्यमान ठीक उतना ही होता है जितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। दोनों का चूंकि द्रव्यमान देखो एकदम से समान नहीं होती, हल्का सा अंतर होता है, लेकिन अपन उनको समान मान सकते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जितना है उतना का उतना द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। तो अगर मान लो मेरे को प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है, मास ऑफ प्रोटॉन, और चूंकि वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, यहाँ पे मैं देखो लिखता हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, तो मैं इसको लगभग बराबर है तो मैं इसको m ही मान लूँ ना। तो भाई एक का द्रव्यमान अगर m है और टोटल ऐसे कितने जने हैं? a जने हैं। तो अब देखना मुझे बताना, घनत्व का फॉर्मूला कुल द्रव्यमान बेटा कुल आयतन ही तो होता है। तो कुल द्रव्यमान देखो किसके बराबर आएगा? a m के बराबर। क्यों? a तो है वो टोटल लोग जितने इसके अंदर है, एक का द्रव्यमान m है तो इसको मैं इससे गुणा कर दूंगा तो संपूर्ण द्रव्यमान मुझे मिल जाएगा। बट्टा द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। देखो नाभिक एक गोला है और गोले का आयतन आप सभी जानते हो 4/3 4/3 πr3। r क्या है? इस गोले की त्रिज्या। ये जो नाभिक है ना, इस नाभिक की त्रिज्या, ये मान लो कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अपने को इस R का मान बता रखा, अगले ने कहा कि इसके आधार पे बताओ, तो इसके आधार पे बताओ तो इसका चार्ट थोड़ी डालना है, इसके आधार पे इसका आधार कार्ड डालना है। तो यहाँ पे देखो D बराबर में लिखता हूँ A × M 4/3 पाई, और R की जगह मैं लिख दूंगा देखो R0 a की पावर 1/3। अब इसकी क्या करनी है? क्यूब करनी है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब ये क्यूब में यहाँ पे इस R0 पे लगाऊं तो R0 क्यूब बन जाएगा। ये क्यूब इस a की पावर 1/3 से गुणा होकर 3 से 3 कट जाएगा, a बचेगा। देखो इसको लिखता हूँ मैं, तो D बराबर a m 4/3 पाई, और यहाँ पे बचेगा देखो R0 की क्यूब, और ये आ गया a से a को काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो बच गया उसका देखो मान रखता हूँ। m का मान कितना होगा? अभी मैंने बताया 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो इसका मान देखो रखते हैं d बराबर, ऊपर तो केवल m बचा तो इसका मान रखते हो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। kg मात्रा की एक बार छोड़ते हैं क्योंकि अपन फॉर्मूला के अंदर बात करें, बट्टा यहाँ पे बात करें 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा देखो R0 का मान आप सभी को देखो पता होना चाहिए कितना होता है? 1.25 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। और चूंकि देखो उसका क्या है? क्यूब है, तो मैं इसके ऊपर क्यूब भी लगाता हूँ। अब आपको क्या करना है? कोई होशियारचंद नहीं बनना, ठीक है? कैलकुलेशन आपको वहाँ पे नहीं करनी है, आपको सीधा इसका जो मान है वो ध्यान रखना है। और इसका जो मान है वो कितना आएगा? D = 2.38। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही हूँ मैं, 2.38 ये और इंटू 10⁻17। और चूंकि घनत्व है ना, तो घनत्व का मात्रा क्या होता है? kg/m3। ये आ गया किसी नाभिक का घनत्व। एक बात मुझे बताना, थोड़ी सी एक बात आप लोगों ने अगर गौर करी हो, यहाँ पे a से a कट गया, अब बचा क्या? m बचा। m क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो कि दोनों समान ही होते हैं।
4/3 नियतांक है आर, सॉरी ये जो आपका पाई है वो नियतांक, और आर नोट ये खुद भी तो एक नियतांक है। देखो आर नोट का मान हमेशा इतना ही होता है 1.625 × 10⁻15। इसका मान नियत है, इसका मान नियत है, इसका मान नियत है, इसका मान जब नियत है तो इसमें कोई ऐसी राशि बची ही नहीं जिसका मान चेंज हो सकता है, जिसका मान वेरी कर सकता है। यानी इसका मतलब कहने का क्या है कि प्रत्येक कोई भी नाभिक क्यों ना हो, उन सभी नाभिक का जो घनत्व होता है वो ये होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक नाभिक का जो घनत्व है वो अचर रहता है। अचर रहने का मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। उसमें कितने न्यूट्रॉन हो, उसमें कितने प्रोटॉन हो, जो घनत्व का मान आएगा ना वो घनत्व का मान क्या आएगा, हर नाभिक के लिए इतना ही आएगा। सिंपल सी बात थी। ये हमारा पूरा पेपर था। मैं कहता हूँ बहुत आसान। वास्तव में आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद लगा हुआ ये चैप्टर वास्तव में बहुत आसान है, और वास्तविकता है ये चैप्टर वास्तव में बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से कामना करूंगा कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इन प्रश्नों को तो हर हाल में तैयार कर ले। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया शुरुआत के अंदर, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक जो फॉर्मूला आया था ना ये वाला, T1/2 = 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इस प्रश्न के ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल है, हो सकता है कि अपन आने वाले टाइम में, अगर आप लोगों ने वीडियो पे अच्छा खासा प्रेम देना चालू कर दिया, तो हो सकता है एग्जाम से पहले एक दिन मैं आपको जब न्यूमेरिकल की वीडियो करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूं। लेकिन आप लोगों को भी खुद से इसको ट्राई करना है, ठीक है। हाल फिलहाल देखो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की बात करेंगे अपन कल जो लास्ट चैप्टर है अपना उसके साथ में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर इसी प्रकार से सुचारू रखते हुए आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई आप बटाऊ नहीं हो जिसके कारण आपको बार बार कहना पड़े ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आगे चलते हैं, धन्यवाद।